को कंप्यूटर के क्षेत्र में पढ़ाते हैं। इसके अलावा हम और भी चीज़ों को सिखाया जाता है जो कोर्स के अलावा हम सिखाते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर हैं सचिन सोम सर, वो मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं। और इसके अलावा हम नई नई टेक्नोलॉजीज़ पे काम करना सिखाते हैं, बच्चों को वर्कशॉप कराते हैं, रोबोटिक्स पे काम कराते हैं, टेक्नोलॉजीज़ पे काम कराते हैं, अकाउंटेंसी पे काम कराते हैं। कंप्यूटर तो हम पढ़ाते ही हैं, कंप्यूटर पढ़ाने के अलावा हम ये भी सिखाते हैं कि सीखते कैसे हैं, जीवन को कैसे जीते हैं, कामयाब कैसे होते हैं जी। तो जो हमारे सीईओ सर हैं उनका तो मेन जो डायलॉग है वही यही है कि सबसे आसान काम जो है इस दुनिया में वो है कामयाबी पाना जी। जिसे अक्सर लोग समझते हैं कि सबसे मुश्किल काम है कामयाबी पाना जी। सबसे आसान काम वो कहते हैं कि वो वही है। आपकी संस्था को समाज को क्या लाभ है? हाँ, पहला लाभ हमारी संस्था का ये है समाज को कि आप समाज का कोई भी पिछड़े से पिछड़ा व्यक्ति, आर्थिक रूप से बिल्कुल कमजोर व्यक्ति भी हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ा सकता है अपने। अच्छा जी, गरीब से गरीब घर का बच्चा हमारे यहाँ पढ़ सकता है। बहुत बच्चे ऐसे भी जो फ्री पढ़ाई करते हैं हमारे यहाँ। अच्छा, आजकल जो हमारा जो यूथ है वो आजकल ना मोबाइल में बहुत ज़्यादा लिप्त होता जा रहा है। इसका कारण जैसे आप तो देखते होंगे, आप कोचिंग चला रहे हैं और क्या कहते हैं कि हर कोई फोन पे लगा हुआ है। बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत। मैं तो खुद चाहता था कि आप मुझसे ये बात पूछें। जी जी। मतलब ये है कि इंसान जो है ये 6, 6.5 या 7 इंच की स्क्रीन में जो है इतना गुलाम हो चुका है, इसका इतना गुलाम हो चुका है कि उसको ये भी नहीं पता है कि 10 फीट दूर उसके दूसरे कमरे में क्या चल रहा है। उसकी माँ बीमार पड़ी है, पापा को पानी के गिलास की ज़रूरत है, या बहन के पैर में चोट लग गई, ये तक लोगों को मालूम नहीं है। इस 6 और 7 इंच की स्क्रीन में वो इतना लीन हो चुका है, अंधा हो चुका है। इस स्क्रीन ने जो है बहुत कुछ खो दिया है, समाज को बहुत कुछ दिया भी है इस स्क्रीन ने, लेकिन यूथ को जो है अंधा कर दिया है। नमस्कार आप सभी को। आज जो हमारे साथ है आईटीसी के डायरेक्टर मिस्टर नियाज साबरी जी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो आने के लिए। आपका मैं बहुत आभारी हूँ, आपने मुझे इतना मौका दिया कि मैं अपने विचारों को आपके सामने रख पाऊँ। जी जी जी। आप कौन है, कहाँ से हैं, क्या करते हैं आप? एक्चुअली मैं बिलोंग तो करता हूँ उत्तराखंड से। उत्तराखंड में एक छोटा सा शहर पड़ता है रुड़की जी। उसके पास में एक विलेज है कलियर, पिरान कलियर उसका पूरा नाम है। पिरान कलियर शरीफ बोलते हैं उनको क्योंकि वो एक धार्मिक जगह है जी। वहाँ से बिलोंग करता हूँ। स्टडी मेरी रुड़की में हुई है जी। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से मैं पढ़ा हूँ। मैं आईटीसी लर्निंग ग्रुप का डायरेक्टर हूँ आगरा ब्रांच का। ओके। आगरा में हमारी 3 ब्रांचेस हैं जी जी। आगरा 2 मेरे अंडर में आती है। आगरा 2 में मैं काम करता हूँ। बच्चों को पढ़ाया जाता है, इसमें शिक्षा दी जाती है अलग अलग क्षेत्र में, लेकिन जो मेन मकसद है इस इंस्टीट्यूट का वो ये है कि इसमें हर एक बच्चे के घर तक, गरीब से गरीब घर तक, इवन ये मान लो मजदूर क्लास के घर तक भी हम कंप्यूटर को पहुंचा पाए। मेन मकसद हमारा ये है। हमारे जो सीईओ सर हैं मिस्टर सचिन सोम, वो मकसद उनका ये आया कि उन्होंने कहा कि हम घर घर कंप्यूटर आज के क्षेत्र में, आज के समय में पहुंचना चाहिए जी। कंप्यूटर बहुत ज़रूरी है आज के समय में। जिधर जाओ उधर कंप्यूटर का काम है, जहाँ पहुँचे वहाँ कंप्यूटर का काम है जी जी। लेकिन ये जो कोर्सेज हैं बहुत महंगे हो गए हैं आजकल। तो एक मजदूर क्लास का आदमी भी 350, 400, 450 रुपये में पढ़ ले महीने की। अच्छा। वो भी एक एयर कंडीशन कैंपस में उस व्यवस्था को बनाया गया है ताकि गरीब से गरीब घर का बच्चा भी पढ़ ले। ऐसी एक ब्रांच मैं चला रहा हूँ अपनी आगरा में जी जी। ऐसे ही ऑल ओवर इंडिया में आईटीसी की बहुत सारी ब्रांच चल रही है जी। बहुत बढ़िया। सर आपकी संस्था किस क्षेत्र में काम करती है? हम बच्चों को कंप्यूटर के क्षेत्र में पढ़ाते हैं। इसके अलावा हम और भी चीज़ों को सिखाया जाता है जो कोर्स के अलावा हम सिखाते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर हैं सचिन सोम सर, वो मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं। और इसके अलावा हम नई नई टेक्नोलॉजीज़ पे काम करना सिखाते हैं, बच्चों को वर्कशॉप कराते हैं, रोबोटिक्स पे काम कराते हैं, टेक्नोलॉजीज़ पे काम कराते हैं, अकाउंटेंसी पे काम कराते हैं। कंप्यूटर तो हम पढ़ाते ही हैं, कंप्यूटर पढ़ाने के अलावा हम ये भी सिखाते हैं कि सीखते कैसे हैं, जीवन को कैसे जीते हैं, कामयाब कैसे होते हैं जी। तो जो हमारे सीईओ सर हैं उनका तो मेन जो डायलॉग है वही यही है कि सबसे आसान काम जो है इस दुनिया में वो है कामयाबी पाना जी। जिसे अक्सर लोग समझते हैं कि सबसे मुश्किल काम है कामयाबी पाना जी। सबसे आसान काम वो कहते हैं कि वो वही है कामयाबी पाना। क्योंकि बुरा करने के लिए हमें, गलत चलने के लिए हमें, नेगेटिव होने के लिए हमें बहुत रास्ते हैं हमारे पास, लेकिन कामयाब होने का केवल एक ही रास्ता है, सही जगह पर सही समय से मेहनत। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है कामयाबी का जी जी जी। तो कामयाबी पाना सबसे आसान काम है दुनिया का जी जी। यही उनका कहना है, उसी रास्ते पे हम काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। आपकी संस्था को समाज को क्या लाभ है? हाँ, पहला लाभ हमारी संस्था का ये है समाज को कि आप समाज का कोई भी पिछड़े से पिछड़ा व्यक्ति, आर्थिक रूप से
बिल्कुल कमजोर व्यक्ति भी हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ा सकता है अपने। अच्छा जी, गरीब से गरीब घर का बच्चा हमारे यहाँ पढ़ सकता है। बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो फ्री पढ़ाई करते हैं हमारे यहाँ। जी, जी। हमारे यहाँ एक छात्रवृत्ति की परीक्षा की जाती है, साल में एक बार होती है। वो स्टेट लेवल पे एग्जाम होता है। शहर के 3-4 हज़ार बच्चे परीक्षा देते हैं, बैठते हैं, फिर जितने ज़्यादा उसमें अच्छे नंबर लाते हैं उस हिसाब से उनकी फीस एडजस्ट होती है। बहुत बच्चा फ्री भी पढ़ता है। जी जी जी। सबसे बड़ा लाभ ये है, आर्थिक लाभ है। दूसरा लाभ ये है, वो बच्चा समाज से अपडेटेड रहता है। सामाजिक रूप से अपडेटेड इसलिए रहता है वो, क्योंकि जो व्यवस्थाएं, जो पढ़ाई, जो शिक्षा पहुंच नहीं पा रही है उनके पास गरीबी के कारण, वो पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। ITCLG कर रहा है और ITC लर्निंग ग्रुप पिछले 16 सालों से ये काम कर रहा है, आगे भी करता रहेगा। अच्छा जी, बहुत बढ़िया बात है। देश में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उसमें आपका क्या विचार है? देश में व्यवस्थाएं अलग अलग क्षेत्र में बेहतरीन चल रही हैं। कुछ जगह चीज़ें हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग कमियां रहती हैं। हमारे समाज में भी बहुत कमियां हैं। हमारे देश के कुछ कामों में बहुत बेहतरीन काम हो रहा है, कुछ चीज़ों में चल रहा है, अब हो जाएगा। जी जी। चीज़ें बदलने में समय लगता है। देश अब 140 करोड़ लोगों का देश है, तो बदलाव में थोड़ा सा समय तो लगेगा। जी जी जी। और समाज में बदलाव, परिवर्तन जो है बहुत लंबा समय ले लेता है, कई बार हो जाता है। अब हमने आज़ादी हासिल की सन 1947 में, तो आज से 77 साल पुरानी बात है, हमने आज़ादी ली। लेकिन कई बार हमारे जो समाज में कुछ कमियां हैं उनको सही होने में 100 साल, 150 साल, 200 सालों का समय लग जाता है। जी जी जी। धीरे धीरे हो रही हैं चीज़ें, परिवर्तन आ रहे हैं, तो समाज में सुधार हो रहे हैं। भारतीय समाज के महिलाओं के प्रति पुरुषों की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? हाँ, महिलाओं के प्रति जो पुरुषों की जिम्मेदारियां हैं, वो मेरा ये मानना है, ये मेरा निजी विचार है, ये मेरा कोई प्रोफेशनल विचार नहीं, और मैं व्यक्तिगत रूप से अपने विचार इसमें देना चाहूँगा कि महिलाओं के प्रति पुरुष का जो विचार है या जिम्मेदारियां हैं वो कैसी होनी चाहिए। जी जी। तो पहला ये है कि आपका, अगर आप एक पुरुष हैं, एक महिला कोई जा रही है, आ रही है या मौजूद है, उस महिला को ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि वो सुरक्षित है। सबसे पहली जिम्मेदारी एक मर्द की, एक पुरुष की ये बनती है कि महिला अगर आपको देखें, आप उसके बगल से गुजरें, आप उसके बाजू में खड़े हों, बैठे हों, बात कर रहे हों, कम से कम वो सुरक्षित महसूस करें। वो आपको देख करके अनकंफर्टेबल फील ना हो, आ रही हो, अपने कपड़े ठीक ना कर रही हो, ऐसा आपका नज़रिया, आपका विचार, आपकी बातचीत, आपका खड़े होना वहाँ होना चाहिए। एक पुरुष के विचार कम से कम इतना तो जरूर होना चाहिए कि एक लड़की, एक औरत, एक महिला जिसमें वो एक पत्नी के रूप में देखता हो, एक माँ के रूप में देखता हो, एक बहन के रूप में देखता हो, एक बेटी के रूप में देखता हो, कम से कम इतना तो हो कि वो महिला उसे देख के सुरक्षित महसूस करे। जी जी, नहीं बहुत अच्छी बात कही आपने। मतलब समाज को एक पुरुष की जो जिम्मेदारियां, आई थिंक यही होनी चाहिए, मिनिमम इतना तो होना चाहिए। हालांकि इसके अलावा और भी जिम्मेदारियां बैठती हैं। जी जी। कि अगर कोई कहीं गलत हो रहा है तो उसे रोके या उसमें भागीदार ना बने। ऐसा नहीं है कि कोई गलत जो है कार्य हो रहा है, कोई प्रक्रिया हो रही है, उससे बच के भागे कि ये तो मेरी रिश्तेदार नहीं है तो मैं इसको क्यों बचाऊं, वगैरह वगैरह। लेकिन कम से कम इतना तो होना चाहिए कि क्योंकि उसका कर्तव्य बनता है पुरुष का। कल को आपका भी नंबर आ सकता है भाई, आपके घर की बेटी का भी नंबर आ सकता है इस चीज़ में। तो भाई बुरे काम से किसकी रिश्तेदारी है, आज हमारी कल तुम्हारी बारी है। जी जी। आपके हिसाब से देश का क्या माहौल होना चाहिए? देश में कैसी व्यवस्था होनी चाहिए? देश की व्यवस्था जो है, देखो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग किस्म से होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि सबसे पहले हमारे एजुकेशन लेवल पे काम ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमने एजुकेशन हासिल की और हमारे क्षेत्र का हर बच्चा, हमारे देश का हर बच्चा एजुकेटेड हो गया, तो मुझे नहीं लगता किसी और काम की नीड भी पड़ेगी। वो सारे काम अपने खुद सोल्व करना जानते हैं। और मैं खुद भी अपनी क्लास में भी बच्चों को ये बात कहता हूँ, और माता पिता से मैं हाथ जोड़ के बिल्कुल ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप प्लेट में रख के खाना खा रहे हैं तो उस प्लेट को बेच दो, लेकिन बच्चों को पढ़ा दो। अच्छा, पढ़ाना जरूरी है। हाथ पे रख के रोटी खा लो, प्लेट में रख के रोटी खा रहे हो तो हाथ में रोटी रख के खा लो, प्लेट को भी बेच दो। बच्चे को पढ़ाने के लिए सब बेच दो, बच्चों को पढ़ा लो। बच्चे पढ़ेंगे, आप ही का फायदा है, समाज का फायदा है, देश का फायदा है। फिर हमें ये नहीं कहना पड़ेगा कि हमारे किस नेता ने हमारे लिए क्या किया या क्या कर। पढ़ लेंगे तो आप खुद, आपको आपका हक लेना आ जाएगा। जी जी। आपका जो हक है आप खुद से सामने वाले से छीन लेंगे। आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं किससे क्या हक मांगूँ अपना। वैसे काफ़ी ये 8-10 सालों में मैंने देखा कि मतलब लोग एजुकेटेड होते रहे हैं, धीरे धीरे एजुकेशन की तरफ रुझान है और लोग मतलब उधर जा रहे हैं जी। तो कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो रही है, वो धीरे धीरे हो जाएगी। तो देखो मैंने बताया आपको, कई लाख साल पुराना इतिहास है भारत का। जी जी। जिसमें आज़ादी के बाद का इतिहास तो केवल 77 वर्षों का है। इन 77 वर्षों का जो मर्ज है, ये 77 वर्षों की जो बीमारी है, इन्हें सही होने में थोड़ा सा तो समय लगेगा। जी जी। तो और
उससे पहले से 5-6 हज़ार सालों से बीमारियां हैं कि इस वर्ग को एजुकेशन से दूर रखा जाए, इस वर्ग को एजुकेशन से दूर रखा जाए, या एजुकेशन पे केवल एक पर्टिकुलर वर्ग का अधिकार है। नहीं, ऐसा नहीं है, एजुकेशन पर सबका अधिकार है। एजुकेशन तो प्रकृति की तरह है। एजुकेशन, मेरा ये मानना है, प्रकृति की तरह इस प्रकार है कि जैसे प्रकृति कभी भी भेदभाव नहीं करती कि सूरज निकला कि मैं इसके घर में छाँव धूप नहीं दूंगा, इसके घर में छाँव दूंगा, या इसके घर में रोशनी नहीं दूंगा, सबको बराबर देता है। हवा चल रही है तो सबके घर में बराबर चल रही है। सांस ले रहे हैं तो सब उसी प्रकृति से ले रहे हैं। तो एजुकेशन, मेरा ये मानना है, ये एक प्राकृतिक हक है इंसान का। हालांकि प्राकृतिक नहीं होता है एजुकेशन, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है प्राकृतिक हक है एजुकेशन, सबको बराबर रूप से मिलनी चाहिए। और ये जो जख्म है काफ़ी कई हज़ार वर्ष पुराना है, सही होने में धीरे धीरे 200-300 साल तो लगेंगे। अभी तो 77 ही साल हुए हैं, 77 ईयर्स हुए हैं केवल। काफ़ी थोड़ा समय लग जाएगा जी। एक अच्छा समाज कैसे बनता है? एक अच्छा समाज कैसे बनता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। मेरा ये मानना है कि ये सबसे बड़ा सवाल है हमारे समाज को, हमारे देश को लेकर के। अच्छा समाज, लोग सोचते हैं कि अच्छे पैसे से बनता है, अच्छी कमाई से बनता है, नई टेक्नोलॉजी से बनता है, या नई ऊंची ऊंची इमारतों से बनता है, या ऊंची ऊंची जो है गाड़ियों से बनता है, महंगी महंगी गाड़ियों से, महंगे महंगे कपड़ों से बनता है। नहीं, अच्छा समाज जो है इस बात से बनता है कि रात को 12 बजे भी एक महिला अगर गुजर रही हो तो कोई मर्द रास्ते में उसको मिल जाए, कोई पुरुष उसको रास्ते में मिल जाए, तो वो पुरुष उस अकेली महिला को अपनी जिम्मेदारी समझे, मौका ना समझे। एक अच्छा समाज यहाँ से शुरुआत होती है जी। अब सोच लो, ये चीज़ शुरुआत में होती है तो इसका अंत कहाँ होगा? अच्छे समाज का कोई अंत नहीं है। अच्छे समाज की शुरुआत है हमें, आप में से किसी ना किसी एक को तो करनी पड़ेगी जी। तो अच्छा समाज यहाँ से शुरू होता है कि कोई भी महिला अगर रात में कहीं जा रही हो तो एक पुरुष उसको देख करके अपनी जिम्मेदारी समझे, ना कि मौका समझे। दूसरा और रास्ते हैं, एक एजुकेशन कम से कम पैसों में या फिर फ्री में। इवन मुझे ये बात कहते हुए शर्म आती है कि एजुकेशन पैसों में हमारे यहाँ होती है, एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। समाज जो है कम से कम इतना तो डिजर्व करता है कि उसको एजुकेशन फ्री मिले जी जी जी, क्योंकि इन सब मर्जों की जो दवा है, इन सब जख्मों का जो इलाज है, वो केवल और केवल एजुकेशन है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता मेरी नज़र में मुझे दिखाई नहीं देता कि एजुकेशन के अलावा कोई और भी रास्ता है। जो भी खामियां हमारे समाज में हैं, उन खामियों को दूर करने की एकमात्र जो चाबी है वो एजुकेशन है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। जी जी जी। अच्छा, आजकल जो हमारा जो यूथ है वो आजकल ना मोबाइल में बहुत ज़्यादा लिप्त होता जा रहा है। इसका कारण जैसे आप तो देखते होंगे, आप कोचिंग चला रहे हैं और क्या कहते हैं कि हर कोई फ़ोन पे लगा हुआ है। बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत। मैं तो खुद चाहता था कि आप मुझसे ये बात पूछें। जी जी। मतलब ये है कि इंसान जो है ये 6, 6.5 या 7 इंच की स्क्रीन में जो है इतना गुलाम हो चुका है, इसका इतना गुलाम हो चुका है कि उसको ये भी नहीं पता है कि 10 फीट दूर उसके दूसरे कमरे में क्या चल रहा है। उसकी माँ बीमार पड़ी है, पापा को पानी के गिलास की ज़रूरत है, या बहन के पैर में चोट लग गई, ये तक लोगों को मालूम नहीं है। इस 6 और 7 इंच की स्क्रीन में वो इतना लीन हो चुका है, अंधा हो चुका है। इस स्क्रीन ने जो है बहुत कुछ खो दिया है। समाज को बहुत कुछ दिया भी है इस स्क्रीन ने, लेकिन यूथ को जो है अंधा कर दिया है इस 6 और 7 इंच की स्क्रीन ने। पहले ये होता था, मोबाइल की जो आवश्यकता थी उसके हिसाब से लोग इस्तेमाल किया करते थे जी। और इसका सीधा सीधा रिलेशन, मेरा ये मानना है, ये जो इंटरनेट सस्ता हुआ है इससे लेना देना है। हालांकि मुझे पता है मेरी इस बात को कहने के बाद 4 लोग मेरे खिलाफ भी होंगे। नहीं, वो तो देखो सबके अपने पॉइंट, अलग अलग पॉइंट होते हैं, पर आप अपनी बात को कहिएगा। ज़्यादातर लोग मेरे खिलाफ बोलेंगे इस बात को सुनने के बाद, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा, मैं अपने शब्दों पे कायम रहूँगा कि डेटा, इंटरनेट जो सस्ता हुआ है, ये एक मेन वजह है लोगों को इस स्क्रीन का गुलाम बनाने की। क्योंकि पहले क्या होता था, घर में टीवी होता था, सब लोग साथ बैठते थे, जो सीरियल आ रहा है वो देखा करते थे, जो टीवी पे कार्यक्रम आ रहा है, जो प्रोग्राम आ रहा है, सब मज़ा लेते थे। उधर मम्मी चाय बना रही है, हम चाय पीते पीते टीवी देख रहे हैं। उधर बहन जो है चिप्स तल रही हैं, चिप्स लेते लेते हम खाते खाते टीवी देख रहे हैं। पापा भी बैठे हैं, मम्मी भी बैठी हैं, बहनें भी बैठी हैं, भाई भी बैठा है, खाना खाते खाते टीवी देख लेते थे, मस्ती थी। लाइट भी अगर भागती थी तो वो जो लाइट, बिजली जो हमारी भागती थी, वो भी 2 बार मज़ा देती थी, भागने का भी और आने का भी जी जी। कभी लाइट चली गई तो बच्चे शोर करते हुए बाहर, कभी लाइट आ गई तो शोर करते हुए वापस अंदर। एक ही लाइट, एक ही बिजली 2 बार मज़ा देती थी, आने का भी और जाने का भी। अब इंसान इतना व्यस्त हो गया है अपनी मोबाइल की स्क्रीन में, मैं वही कह रहा हूँ, 10 फीट दूर उसके दूसरे कमरे में क्या चल रहा है ये भी उसे मालूम नहीं है जी। और ये इस छोटी स्क्रीन ने हमें सिखाया है कि हमें एक बंद कमरे में ही रहना चाहिए। इसने सिखा दिया हमें, बहुत बुरा हाल कर दिया है, और समाज को बिगाड़ने में मोबाइल का सबसे ज़्यादा हाथ
जी जी। और मोबाइल का सबसे बड़ा हाथ इसलिए है क्योंकि ये जो इंसान का सबसे बड़ा मुखबर है आज के समय में वो मोबाइल। अगर आपके पास मोबाइल है, असलियत में मैं बात कहूँगा आप सेफ नहीं है, बिल्कुल नहीं जी। आपके बारे में सारी जानकारी उन कंपनियों को है जिन कंपनी का आप मोबाइल चला रहे हैं, जिन कंपनी का आपने सिम इस्तेमाल किया है, जो जो एप्लीकेशंस आपके फ़ोन में है, उन सब के पास आपका डेटा है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या आपको पसंद है, क्या आपको बुरा लगता है, क्या आपको अच्छा लगता है, कितना आपका बजट है, कितना आपका बैलेंस है, कितनी आपकी हैसियत है, आम शब्दों में अगर मेरे को कितनी आपकी औकात है, ये मोबाइल को पता है। जी जी, मतलब पूरा हमारा बायोडाटा अदर कंपनियों को पता है, आपका पूरा चिट्ठा मोबाइल कंपनियों को पता है, एप्लीकेशन के मालिकों को, वेबसाइट के मालिकों को पता है सब। और सोशल मीडिया को तो ये मान लीजिए, सोशल मीडिया का जो जहर हमारे समाज में घुला है, हालांकि इसके बहुत फायदे भी हैं। सोशल मीडिया का जहर जो है वो इतना ज़रूरी हो गया है हमारे लिए, पानी से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है सोशल मीडिया। जी जी जी। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, जैसे आजकल ना यूथ, जो हम यूथ पे बात करेंगे, जी जी जी, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो यूथ पे कर रहे हैं, और जो पढ़ाई की बात कर रहे हैं वो भी यूथ पे कर रहे हैं। तो जो आजकल की जो यूथ है हमारा, जो नए बच्चे हैं, बच्चियां हैं जी, वो रील शॉर्ट्स वगैरह देख रही हैं और उसमें कई कई घंटे वो स्क्रॉल करते जा रहे हैं, वो बंद ही नहीं हो रहा। और क्या कहते हैं उन्होंने, बस एक और जी जी, ये इस एक और ने इंसान के जो निजी जीवन है उसको खराब कर दिया है जी। इंस्टाग्राम का जो ये सो कॉल्ड ट्रेंडिंग जनरेशन है, इसने ये मान लीजिए हमारी पूरी पीढ़ी खराब कर दी है। हालांकि हो सकता है मेरा ये शब्द, ये वाक्य जो है बहुत लोगों को बुरा लग जाएगा, खास तौर पर यूथ को ये लाइन जो मैं बोलने वाला हूँ बहुत बुरी लगने वाली है, लेकिन ये जो ट्रेंडिंग नाम का शब्द है, इस शब्द ने बिगाड़ दिया है हमारी पूरी जनरेशन को जी। और उस जनरेशन को बिगाड़ने से हमें हमारा समाज गंदा दिखने लगा है। हमारे समाज में जो खराबियां हैं वो दिखने लगी हैं केवल और केवल ये जो सोशल मीडिया है, चाहे वो मैं नाम नहीं लूँगा कि कौन सी एप्लीकेशन है, लेकिन इन एप्लीकेशंस ने रील बना रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं, शॉर्ट वीडियोस डाल रहे हैं, इन वीडियोस ने, इन ट्रेंडिंग जनरेशन्स ने ख़राब कर दिया है हमारे पूरे समाज की पूरी जनरेशन को, पूरी एक पीढ़ी को खा गए हैं। ऐसा हाल हो गया है, लोग वहाँ किसी जगह, किसी रेस्टोरेंट में इसलिए जाना पसंद नहीं कर रहे हैं कि वहाँ का खाना अच्छा है, वहाँ का वातावरण अच्छा है। लोग जाना इसलिए पसंद कर रहे हैं कि जो वो खाने में आया है उसकी फ़ोटो अच्छी आ रही है, सही बात, उसका बैकग्राउंड अच्छा आ रहा है जी। या इसलिए जाना पसंद कर रहे हैं कि मेरी वो दोस्त भी वहाँ गई थी, मेरा वो मित्र भी वहाँ गया था, इसलिए जाना पसंद कर रहे हैं जी। आप विदेशियों को भी देखें, इंडिया में अगर वो घूमे तो ऐसी हालत हो गई है कि जो हमारी इंस्टाग्राम से एडिक्टेड चीज़ें नहीं है, जो चीज़ें इंस्टाग्राम की वीडियोज़ में अच्छी नहीं आएंगी उनको छुपाना पड़ रहा है हमें। जैसे स्लम्स हैं, गांव है, गंदी बस्तियां हैं या छोटी बस्तियां हैं, उनको ढकना पड़ रहा है, पर्दा डालना पड़ रहा है उनके ऊपर। ये हाल हो गया है क्योंकि अगर किसी विदेशी ने ऐसे करके फ़ोन निकाला अपना, फिर वो गंदी बस्तियां दिखाई देंगी, फिर मैसेज जाएगा समाज में और विदेश में कि हिंदुस्तान इतना गंदा हो रखा है। तो लोगों ने ये जो लग्जरी दिखने की जो ये एक ख्वाहिश मची है लोगों में, इससे इतनी गंदी आदत फैल गई है लोगों में कि गुलाम हो गया है रील्स का और शॉर्ट्स वीडियोस का हमारा पूरा यूथ। और इस पे तो कितनी भी देर आप बात कर लें मुझसे वही कम है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा मैं बोल सकता हूँ इस पे आराम से। ये जो सुंदर दिखने की या फिर लग्जरी दिखने की या अमीर दिखने की चाह है इंसान को, हालांकि असलियत में वो है या नहीं ये सब जानते हैं। ये जो 15 सेकंड 30 सेकंड और 45 सेकंड की वीडियो डलती है, ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में दुख नहीं है, उनकी लाइफ में बहुत दुख है, वो दुख की वीडियोस नहीं डाल सकते क्योंकि उस पर व्यूज़ ही नहीं आएंगे जी, व्यूज़ ही नहीं आएंगे। आप आजकल कोई भी रैंडमली रील उठा लो, जो निहायत ही गंदी रील होगी उस पर सबसे ज़्यादा व्यू होंगे जी जी। अब आप इसमें ये सवाल मुझसे पूछ सकते हो कि सर फिर मर्द को सोच सुधारनी चाहिए, वो ऐसी वीडियो देख क्यों रहा है, ऐसी वीडियो देख क्यों रहा है जी जी, इसमें सोच सुधारी जानी चाहिए। आप कोई साफ सुथरी वीडियो डाल के देख लीजिए, व्यूज़ आएंगे ही नहीं है। व्यूज़ नहीं आएंगे तो आगे रिजल्ट आप सोच लीजिए उस वीडियो का और उस चैनल का क्या होगा, उस इंस्टाग्राम अकाउंट का क्या हाल होगा। जब लोगों को पसंद ही ये है कि वो ऐसी चीज़ें देख, ऐसा जो एक समाज के लिए जी, तो समाज का एक असभ्य हिस्सा है वो दिख रहा है, लोग देखना ही नहीं चाहते हैं, लोग अपनी पसंद से देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खुद आ रही है, लोग अपनी पसंद से देख रहे हैं। लोगों की थिंकिंग ऐसी कैसे हो गई है, इस इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया की वजह से ही हो गई है। तो लोगों की ऐसी थिंकिंग इसीलिए हो गई है क्योंकि ऐसा दिख रहा है, समाज में दिख रहा है, कोई लंबी कारों में घूम रहा है, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के घूम रहा है, हालांकि वो किस बैकग्राउंड से आए ये लोग नहीं सोच रहे हैं। मैं भी देखता हूँ, मेरे यहाँ बहुत स्टूडेंट्स आते हैं, मैं हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ अब तक अपनी लाइफ में। देखते हैं लोग अच्छा दिखने के लिए, अमीर दिखने के लिए उनका जो बैकग्राउंड है उसको भूल जाते हैं
कि वो किस बैकग्राउंड से आए हैं। ज़रूरत से ज़्यादा अमीर दिखने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा खर्चे से ज़्यादा वो कपड़े खरीद रहे हैं। गरीब से गरीब घर में भी, जिसके घर में पढ़ने के पैसे नहीं है, 20-25 हज़ार रुपये का मोबाइल उनके हाथ में दिख जाता है। ये जो सो कॉल्ड लग्जरी दिखने का शौक है, ये इंसान को खा रहा है और ये बिगाड़ रहा है। अब जो इंसान इन्फ्लुएंसर है, जो इंसान सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका है, तो उसका बैकग्राउंड कैसा था आप ये देखे बगैर, ये जाने बगैर उसके जैसा बनना चाहते हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, उसके जैसा आप बन पाएंगे। उसने जितनी मेहनत की है या फिर जो भी किया है वैसा आपको भी तो करना पड़ेगा जी। अब आपको दिखना उसके जैसा है, अमीर भी बनना है, कारें भी खरीदनी है, बिजनेस भी बढ़ाना है और अमीर भी दिखना है, बड़ा मोबाइल भी आपको चाहिए, बड़ी बाइक भी आपको चाहिए, बड़ी कार भी आपको चाहिए, लेकिन उसके बराबर मेहनत आप करना नहीं चाहते हैं। चलो मेहनत भी करना चाहते हैं, लेकिन उसके लायक जो बैकग्राउंड था आपका, वैसा तो आपको बनाना पड़ेगा ना पहले। जी, आपको पहले बैकग्राउंड वैसा बनाना पड़ेगा। अब आपके घर में, मैं कई लोगों को ऐसा जानता हूँ, मतलब घर में जो है ये पक्का नहीं पता है कि शाम को खाने में क्या बनेगा, और ऐसा लुक बना के घूम रहे हैं बच्चे उनके कि उनसे कोई रईस है जी, उनसे रईस कोई है ही नहीं है, उनसे अमीर कोई नहीं है, ये पक्का नहीं पता है कि शाम को खाने में क्या बनेगा और बनेगा भी या नहीं। तो ऐसा हाल हो चुका है। ये सब ये इंस्टाग्राम का कमाल है, और इंस्टाग्राम जैसी और भी एप्लीकेशन जो है उनका कमाल है कि अमीर दिखने की चाह में, अमीर दिखने की चाह में और गरीब हुए जा रहे हैं। सही बात है, सही कई बात है आपने, अमीर दिखने के चक्कर और गरीब होते और गरीब हो जा, अमीर दिखने की चाह में। जी ठीक है, देखो 1 करोड़ लोग अगर यूज कर रहे हैं, उनमें से 100 लोग ऐसे हैं जो इन्फ्लुएंसर वीडियोस वायरल हो गई, अमीर बन चुके हैं, लेकिन जो बाकी 99,99,900 हैं उनको आप भूल रहे हैं। सही बात। 1 करोड़ लोगों में से अगर 100 लोग फेमस हो भी गए हैं, नहीं ठीक है, आप इसमें अपना करियर बनाएं, वायरल होने की आपको चाह है, वायरल होएं, अमीर बने, लग्जरी लाइफ जिए, लेकिन उसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कम से कम वो तो पूरी करें आप। अब ये नहीं है कि मैं अपना काम धंधा छोड़ के इंस्टाग्राम पे रील बनाने लग जाऊं, अपना काम भी करें, इंस्टाग्राम की रील भी चलाएं। जब आपको लगे कि इंस्टाग्राम की रील पे आपका करियर बन गया है, भले ही जो काम आप पहले करते थे उसे छोड़ दें, लेकिन मेरा ये मानना है ऐसा नहीं है कि काम पहले छोड़ें फिर इंस्टाग्राम की रील बनाएं। जी जी, पर यहाँ उल्टा ही हो रहा है जी, सब छोड़ के इंस्टाग्राम की रील बना रहे हैं। जो समय इंसान को इस 10वीं 8वीं 12वीं क्लास के बच्चे को पढ़ाई में देना चाहिए था, वो समय उसका इंस्टाग्राम खा रहा है। आप देखें, कभी आप मूवी भी देखने जाएं, सिनेमा हॉल में जाएं, अगर एक भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा बच्चा जो यूथ एज का है, जो 14 से लेके 25 की एज का लड़का है या लड़की है, एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो सबसे पहले मोबाइल ना निकाले कि मैं ये फिल्म देखने आया हूँ। नहीं हो रहा है, सब आपका डेटा जा रहा है बड़ी बड़ी कंपनियों पर। डेटा बिकता है, डेटा की वैल्यू होती है। जी जी, डेटा बहुत महंगा महंगा बिकता है। एक कंपनी को, मोबाइल की कंपनी को ये तक पता है कि आप खाने में क्या खाना चाहते हैं। सही बात। मोबाइल की कंपनी को ये तक पता है आप कहाँ हैं, कितने घंटे आप कहाँ थे, जी, कब आप कहाँ थे, आपका डेली रूटीन, किस समय आप उठे, किस समय आपने फ़ोन अनलॉक किया, किस समय आपने सबसे पहले व्हाट्सएप खोल के किसी को गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा, या और भी चीज़ें, कहाँ से कहाँ आप चले, किस रोड से किस रोड पे आप पहुँचे, कितनी देर कहाँ पे रुके, सब मोबाइल की कंपनियों को जानकारी है। जी जी, पर हमारा यूथ इस चीज़ को समझेगा नहीं, समझेगा, बिल्कुल नहीं समझेगा, क्योंकि उसको तो वो चीज़ दिख रही है केवल 15 सेकंड और 30 सेकंड की रील में। जी जी, कि चमचमाते हुए कपड़े, चमचमाती हुई कारें, बड़े मोबाइल, वीडियोग्राफी, बैकग्राउंड अच्छा आना चाहिए। मैंने बताया आपको कि खाना खाने के लिए किसी रेस्टोरेंट में इसलिए नहीं जा रहे हैं लोग कि वहाँ का खाना अच्छा है या वातावरण अच्छा है, इसलिए जा रहे हैं क्योंकि खाने की फोटो अच्छी आ रही है। सही बात है। किसी किसी जगह घूमने के लिए इसलिए नहीं जा रहे हैं कि वो घूमने के अनुकूल जगह है, इसलिए जा रहे हैं कि फोटो में अच्छा आएगा। सही बात है जी। अच्छा सर, आजकल ना जो लड़का लड़की बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं, और वहाँ आज शायद चल भी रहा है, वैलेंटाइन डे के वीक चल रहा है, बताते हैं कि रोज डे, प्रपोज डे, ये सारी होती है। फिर आजकल ये मोबाइल मैंने कहा हर एक के घर में पहुंच चुका है। जो चीज़ें, जो खराब अच्छी सारी चीज़ें इसमें सब अवेलेबल है, लेकिन इंसान का दिमाग खराब की तरफ ज़्यादा अच्छे से आकर्षित होता है, सही की तरफ बहुत लेट आकर्षित होता है। किसी भी बच्चे को आप पूछ लें, जो क्लास का सबसे बेवकूफ़ बच्चा होगा उससे भी आप पूछ लें कि पास होने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो बता देगा आपको कि पढ़ना पड़ेगा। फिर भी बच्चा पढ़ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि उसे पता है कि पढ़ने से तो मैं पास हो जाऊंगा, लेकिन नेगेटिव की तरफ उसका माइंड ज़्यादा अच्छे से दौड़ता है, तो आकर्षित होता है दिमाग नेगेटिव की तरफ ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा जल्दी। सही काम की तरफ इंसान का दिमाग बहुत लेट आकर्षित होता है। और सुधार ये कि आपने अपने बेटे को, अपनी बेटी को मोबाइल दिया, क्या आप जानते हैं कि बेटा क्या डाउनलोड कर रहा है और बेटी क्या अपलोड कर रही है? सही बात है।
अगर आप इस बात को जानते हैं तो फिर रियलिटी में आप मोबाइल देंगे ही नहीं अपने बेटे। आप मोबाइल दें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोबाइल बिल्कुल ही जब्त कर लिया जाए, मोबाइल दे जब उसको काम है, जिस उम्र में जो काम करना चाहिए उस काम के लिए मोबाइल दे। भाई तेरे को पढ़ाई करनी है, ये लो मोबाइल, पढ़ाई कर लो, उसके बाद अपना बंद करके लॉकर में रख दीजिए। आप देखना भी इस बदलाव को अगर आप करते हैं अपने घर में, आप अपने घर के 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी अगर आपके घर में है, उनका माहौल और समाज का माहौल देख लीजिएगा, आपको फ़र्क महसूस देगा। मेरे घर में भी छोटी बहन है, मेरे घर में भी छोटा भाई है, उनके पास भी दोनों के मोबाइल है, लेकिन उनके अंदर ये डर पहले से है कि मैं मोबाइल में क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, मेरे बड़े भैया को मालूम है। जिस दिन तक ये डर है उस दिन तक वो सही चल रहे हैं। सही है। जिस दिन ये डर खत्म उस दिन हर एक घर के बेटे बेटियां डालेंगे वीडियोस, न जाने कैसी कैसी वीडियोस डालेंगे और देखेंगे भी। तो मैं कह रहा हूँ आपको, आपका बेटा क्या डाउनलोड कर रहा है और आपकी बेटी क्या अपलोड कर रही है, इस बात का ख्याल तो आपको रखना पड़ेगा। बच्चों को बच्चे नहीं रख पाएंगे ख्याल। वो बच्चे क्यों हैं भाई, एक बड़ा होने की उम्र की जो सीमा है भारत सरकार ने 18 वर्ष क्यों बताई है? 18 वर्ष इसीलिए तो बताइए ना कि जो अक्ल 18 साल में आती है, उस अक्ल जो सोचने की क्षमता 18 साल में आती है, वो 18 से पहले आप मोबाइल दे रहे हो। समाज के 18, 21, 25, 30, 35, 40 साल के लोगों की बातें उसमें देखने को मिल रही हैं, अच्छी भी मिल रही है, बुरी भी मिल रही हैं। तो 15 साल का बच्चा तो करेगा ना, सही है। 15 साल की लड़की भी करेगी उस काम को, 15 साल का लड़का भी करेगा। तो इसमें गलतियां हमारे घर के बड़ों की हैं, घर के बड़ों की गलतियां हैं जो छोटा कर रहा है जी। आज भी बहुत घर ऐसे हैं जिसमें जब तक बच्चा 12वीं पास ना हो मोबाइल देते ही नहीं है, और उन घर के बच्चे टॉपर हैं, उन घर के बच्चे अच्छी जॉब पा रहे हैं, उन घर के बच्चों का जो माइंड है वो एक्टिव है, उन घर के बच्चों का जो माइंड है वो सामाजिक जो ये सो कॉल्ड इंस्टाग्राम की जनरेशन है इससे दूर है। आप चलाएं इंस्टाग्राम, नॉलेज के लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन इंसान देता जाता ही नहीं उधर, बढ़ाता है बस अपने फॉलोवर्स बढ़ाने किस लिए? फॉलोवर्स बढ़ाने इसलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। जी जी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाना है चीज़ें, अच्छी चीज़ें दिखाओ, ख़राब चीज़ें आप दिखाएंगे तो ख़राब समाज में फैलेगा। आज आप अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम चला लीजिए, कुछ भी चीज़ चला रहे हो, दूसरी या तीसरी वीडियो ऐसी आ जाएगी जिसे आप चाहते ही नहीं कि आपकी बेटी भी वो काम करे। सही बात, आप देख लीजिए। बिल्कुल, तो ये सोच तो और ये काम तो मेरा मानना है माता पिता को करना पड़ेगा, बच्चे नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को। बच्चे को सही रास्ता दिखाना माँ बाप का काम है, उसके बाद हमारे जैसे किसी टीचर का काम है, फिर हम दिखाएंगे। आप बताएं कि आपसे नहीं हो रहा है, हमारे हवाले करें, हम करते हैं। देखो सही, बहुत बच्चों को हमने किया है सही, हम करते भी हैं, आगे भी करते रहेंगे। सर एक क्वेश्चन था आपसे, जैसे लॉकडाउन में क्या कहते हैं, जब पूरा लॉकडाउन ही था तो बच्चे स्कूल मतलब घर से स्कूल नहीं जा पा रहे थे, तो उसमें बोले कि घर पे फ़ोन मतलब ऑनलाइन क्लास चलेंगी, तो मेरे को नहीं लगता कि ऑनलाइन वो क्लास का बच्चों पे कुछ असर हुआ होगा। देखो ऐसा है, ऑनलाइन पढ़ने का जो तरीका है अभी इतना सक्सेसफुल नहीं है इंडिया में, लेकिन फिर भी ऑनलाइन पढ़ा जा सकता है। लेकिन अगर आपके घर का बैकग्राउंड और वातावरण पढ़ने लायक हो जी। अब ऐसा नहीं है कि मेरी छोटी बहन मोबाइल पे पढ़ाई कर रही है और उधर मेरे मम्मी पापा में लड़ाई बज रही है। ऐसा नहीं है कि मेरी छोटी बहन पढ़ाई कर रही है, उधर छोटा वाला भाई टीवी देख रहा है और तेज आवाज़ में गाने सुन रहा है जी। फिर कैसे पढ़ाई होगी ऑनलाइन? ऑनलाइन पढ़ाई कराने का जो मकसद था लॉकडाउन में, वो केवल इसलिए था कि जो बच्चों का साल है वो ख़राब ना हो, बच्चों का जो साल है वो ख़राब ना हो जी। ऑनलाइन पेशे के तौर पर, ऑनलाइन काम के तौर पर, ऑनलाइन बिजनेस के तौर पर पढ़ाई कराई भी जा सकती है, करते भी हैं लोग। लेकिन जो एक्टिवनेस, जो चंचलता, जो मजाकियापन, जो सीरियसनेस समाज के प्रति क्लास में बैठ के आती है, ऑनलाइन नहीं आती है जी। आप भाई ऐसे तो आप ये भी कह सकते हो कि मैं बच्चे को स्कूल ही क्यों भेजूँ, घर पे ही नर्सरी से मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा, ABCD से लेकर के 1 2 3 से लेकर के, फिर पहाड़े पढ़ाऊंगा, फिर इंग्लिश में टेबल्स पढ़ाऊंगा, पार्टिसिपल्स पढ़ाऊंगा, फिर सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा, फिर 8वीं क्लास में मैं उसकी 10वीं की तैयारी करा दूंगा। करा सकते हो आप, लेकिन जब तक उसको यही नहीं पता चलेगा कि मेरी कंपटीशन में कितने हज़ार लोग हैं, कैसे कर पाएगा वो? उसको तो ये पता चले ना हम 2 ही भाई बहन हैं, कंपटीशन में हम 2 ही लोग हैं, बस मेरे को तो अपनी बहन से आगे निकलना है, या बहन सोचे कि मेरे को अपने भाई से आगे निकलना है। जब क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, उसके मन में ये भावना आप कहाँ से लेके आओगे मुझे 100 से आगे निकलना है? फिर वो जब स्कूल से 10वीं और 12वीं पास कर लेगा, फिर उसके मन में ये भावना कैसे लेके आओगे आप कि उसको पर्टिकुलर किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इस शहर के 10,000 लोगों से आगे निकलना है, फिर
जब वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी पूरी करेगा, सरकारी नौकरी या मनचाही कंपनी में काम पाने के लिए उसे कैसे पता चलेगा कि 1 लाख लोगों के बीच बैठ के एंट्रेंस एग्जाम देना है। ये सारी चीज़ें ऑनलाइन नहीं पॉसिबल है। हर एक चीज़ ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है भाई। आप ऑनलाइन चीज़ें कामयाब हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कल को मुझे ये भी कहने लगे कि मैं रोटी भी फ़ोन से डाउनलोड करके खा लूँगा। सही है। ज़रूरत के मुताबिक आपके घर पे एक दिन आपकी बीवी नहीं रही, मायके चली गई, उस दिन आपका मन आपको नहीं आता भाई खाना बनाना, उस दिन के लिए आप जोमेटो कर लें, जोमेटो मंगाएं, स्विगी मंगाएं। ये नहीं है कि आपकी बीवी भी आ गया आपको कहे आज मेरा खाना बनाने का मन नहीं है, आज जोमेटो कर लो। सही है। 30 के 30 दिन जोमेटो स्विगी का खाना खाएंगे, फिर कहाँ काम कर पाएंगे? बीमार तो होंगे ना आप। तो 30 के 30 दिन आप ऑनलाइन क्लास ले लेंगे, स्कूल ही नहीं जाएंगे, फिर बीमार तो होंगे ना आप। बिल्कुल सही है। बस स्कूल का काम 1 साल का है, जोमेटो का खाने का एग्जाम्पल मैंने 1 महीने का दिया है। जी जी। 1 महीने आप खाना नहीं खा पाएंगे बाहर का जी। तो आप बच्चे को 1 साल की पढ़ाई करा लेंगे ऑनलाइन बैठा करके घर, नहीं हो पाएगी, कामयाब नहीं हो पाएगी पढ़ाई। अच्छा सर, ये क्या कहते हैं, मैं मतलब सोशल मीडिया पर देखता रहता हूँ कि, और वैसे भी मैंने निजी लोगों में देखा है कि बच्चे ना स्कूल जा रहे हैं, फिर भी उनको क्या कहते हैं बाहर क्लास लेने पड़ रही हैं, उसका क्या कारण है? इस पे मुझे बहुत गालियाँ पड़ने वाली है बहुत गालियाँ पड़ने वाली है, सच कह रहा हूँ। मुझे बहुत बुरे बुरे कमेंट आने वाले हैं इस बात को। अगर मैं फिर विस्तार से बताना चाहता हूँ। बिल्कुल विस्तार से तो बताइए सर। ठीक है, विस्तार से बताना चाहता हूँ। चलिए, जो है स्कूल विद्यालय जो है, हम जिस संस्कृति से आए हैं, हम भारतीय संस्कृति के लोग हैं। जिस समय स्कूल शुरू में चालू हुए भारत में, कई हजार वर्षों पुरानी बातें हैं, उस समय एक परंपरा थी, गुरु और शिष्य की परंपरा थी जी। गुरु शिष्य को सिखाना चाहता है और शिष्य गुरु से सीखना चाहता है। जी जी। उसके बाद, सीखने के बाद जब वो काबिल हो जाए, उसे एक परीक्षा देनी है, वो पास हो जाता है, ठीक है, उसको गुरु को ये सांत्वना हो जाती है कि मेरा शिष्य काबिल बन चुका है। अब वो अपनी खुशी से जो भी मुझे देना चाहे दक्षिणा के रूप में वो दे सकता है। उसे हमने नाम दिया गुरु दक्षिणा का। यहाँ से शुरुआत हुई कि गुरु से हमने शिक्षा ली और बदले में कुछ उसको दक्षिणा दी। जी। दक्षिणा मतलब अपनी मन मर्जी से जो मेरी हैसियत थी, जो मेरा मन था, जो मेरी ख्वाहिश थी, जो जहाँ तक मैं सोच सकता था, जहाँ तक मेरा बजट था, मैंने उससे एक तोहफा या एक रकम छोटी सी या एक दक्षिणा उनको दी। जी। लेकिन वो दौर राजा महाराजाओं का भी दौर था। वहाँ पर थोड़ी सी गलतियाँ हमारे राजा महाराजाओं की रही। उन्होंने क्या कहा, शिक्षक को घर पे बुलाया जाए। मैं गुरु और शिक्षक में डिफरेंस बता रहा हूँ आपको। गुरु उस परंपरा का व्यक्ति है जो ये चाहता है कि मेरा जो शिष्य है वो काबिल बने, और बगैर किसी लालच के, दक्षिणा का भी लालच नहीं है उसे लालच केवल एक है गुरु को कि ये मुझसे ऊपर जाए, जी जी, मुझसे बड़ा बने। इस पूरी दुनिया में केवल 2 ही व्यक्ति ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि वो आपसे ज़्यादा ऊंचा बने, आपसे छोटे वाला आपसे ज़्यादा ऊंचा बने, यानी कि आप उनसे ज़्यादा ऊंचे बने। केवल 2 ही व्यक्ति है, एक आपका गुरु और एक आपका पिता। इसके अलावा आपका खुद का भाई ऐसा नहीं है, कोई भाई भी ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो कि इसकी तरक्की मुझसे ज़्यादा हो। केवल बाप और केवल गुरु, पिता और गुरु के अलावा तीसरा कोई व्यक्ति पूरे दुनिया संसार में नहीं है ऐसा जो ये चाहता हो कि सामने वाले को मुझसे ज़्यादा तरक्की मिले। छोटी सी वजह ये है, आपको एग्जाम्पल भी बता देता हूँ। कोई भी हो घर का, मम्मी भी हो वो हाथ पकड़ाती है, उंगली पकड़ाती है, भैया हो वो भी उंगली पकड़ाती है, केवल पिता ही ऐसा है जो कंधे के ऊपर बैठाता है। क्योंकि पिता ये चाहता है, देख मैं जहाँ तक देख सकता हूँ तू उससे भी ज़्यादा देख पाए, इसलिए तू मुझसे ऊंचा हो जाए। तो वो कंधे पे बैठाने से लेकर शुरू करता है इस चीज़ को कि जहाँ तक मेरी हैसियत है देख पाने की, मेरी निगाह जा रही है तो उससे भी दूर तक का देख पाए, इसलिए वो यहाँ से शुरुआत करता है। एक पिता और गुरु के अलावा कोई नहीं है। अच्छा, शिक्षकों को जब घर पे बुलाया गया जी, हमारे बच्चों को आपको पढ़ाना है, पढ़ाया उन्होंने, उसके बदले में उन्होंने क्या ली, फीस ली। क्योंकि गुरु ने तो ले ली दक्षिणा, शिक्षकों ने ली फीस। यहाँ से पतन शुरू हुआ भारतीय संस्कृति की शिक्षा का और उस शिक्षा प्रणाली का और शिक्षा पद्धति का जो कई लाख वर्षों से चलती आ रही थी। गुरु दक्षिणा की जो परंपरा थी वो यहाँ से पतन शुरू हुआ। फिर स्कूल खुल गए, फिर कॉलेजेस खुल गए। अब स्कूल जो है, स्कूल के जो मालिक हैं वो अपने आप में एक बिजनेसमैन भी हैं। तो वो बिजनेसमैन है तो वो बिजनेस के बारे में सोचेंगे। कोई भी इंसान बिजनेस क्यों शुरू करता है कि वो एक पैसा कमाए जी। अब जब उसका मेन मकसद या प्राइमरी टास्क या उसने जो प्राथमिकता दी है वो दे ही पैसों को दी है, तो फिर वो क्या करने के लिए स्कूल खोलेगा।
पैसा कमाने के पैसा कमाने के लिए। तो पैसा कमाने के लिए अगर उसने स्कूल खोला है, उसको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता है उसके स्कूल का बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। सही बात। उसको मतलब केवल इस बात से है कि क्लास में 100 बच्चे पढ़े थे, 5 टॉपर कर जाए किसी तरह, उन 5 का मैं बैनर बनवा लूं और बाहर लगा दूं दीवार पे, उस 5 को देख के अगले साल 500 और एडमिशन हो जाए जी। भला जो आपके क्लास के 15 बच्चे फेल हुए हैं उनका जिम्मेदार कौन है? भाई आपकी क्लास के 100 बच्चों में से 5 टॉपर है जो पूरे शहर के टॉपर निकल गए, उसका क्रेडिट आप ले रहे हैं। तो जो आपकी क्लास में 15 फेल हुए हैं उनका जिम्मेदार कौन है? जी। इनमें जो आजकल के टीचर्स हो गए हैं वो भी बड़ा अनर्थ करते हैं माता पिताओं के साथ। पेरेंट टीचर मीटिंग में 1-2 लाइनें ऐसी हैं चिपका देते हैं माँ बाप को, और माँ बाप भी हाँ ठीक है ऐसा ही होगा ऐसा करके कह देते। ये कह देते बच्चा पढ़ने का तो बहुत मन करता है इसका, लेकिन पढ़ नहीं पाता है। जी जी जी। इसका मन तो है पढ़ने में, लेकिन बस फोकस नहीं हो पा रहा है। जी। तो ये 2 लाइनें चिपका के आपकी पेरेंट टीचर मीटिंग ओवर कर देते हैं। हर महीने की 30 और 31 तारीख में स्कूलों में पेरेंट टीचर मीटिंग हो रही है, जहां ये बात होनी चाहिए कि भाई ये आपको 6 घंटे मैंने ये बच्चा सौंपा है, इस 6 घंटे के बदले मैं आपको हर महीने जो मोटी फीस दे रहा हूँ 2000, 3000, 4000 या 5000, मुझे पता है वो मैं कितनी मेहनत से दे रहा हूँ। इसके बदले में अगर आप पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं सही से, अगर इसके बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं तो जिम्मेदार कौन है? टीचर। उसका टीचर है। सही है। और स्कूल का मैनेजमेंट है, स्कूल का जो प्रबंधन है और टीचर है, वो उसके 2 के अलावा कोई तीसरा जिम्मेदार है ही नहीं है। अब इस कमी को पूरा करने के लिए माँ बाप फिर और मेहनत करते हैं और कमाते हैं ताकि मेरा बच्चा ट्यूशन पढ़ सके। जी। ट्यूशन पढ़ेगा तभी जाके वो क्लास के उन बच्चों की बराबरी कर पाएगा जो उस बैकग्राउंड से आए थे, जो एजुकेटेड थे और पढ़ने के बाद अच्छे नंबर लेकर आ रहे थे। जी जी। अब जो बच्चा 40 नंबर ला रहा है, जो बच्चा 80 नंबर ला रहा है, उसमें जो 40 का फर्क है बीच के, वो भी ट्यूशन लगा के दूरी करने की कोशिश करते हैं। ट्यूशन कंपलसरी हो गया है आजकल। जी जी। ऐसा हाल हो गया है अगर आपका बच्चा 10वीं में पढ़ता है, आपके कोई रिश्तेदार उससे पूछ ले कि ट्यूशन पढ़ते हो बेटा, कहाँ पढ़ते हो, और वो कह दे कि नहीं, शर्म महसूस देती है जी जी कि बच्चा ट्यूशन नहीं पढ़ रहा है। ट्यूशन कंपलसरी हो गया है, इसका मतलब हमारे स्कूल का, हमारे विद्यालय का जो शिक्षा का स्तर है वो गिरा है, क्योंकि वो पढ़ाना नहीं जानते। जी, क्योंकि वो पढ़ाई। अच्छा एक चीज़ आप खुद सोचें, जिस टीचर से हम स्कूल में पढ़ रहे हैं उसी टीचर से हम ट्यूशन भी पढ़ रहे हैं। जी। 6 घंटे के स्कूल में वो टीचर वो काम नहीं करा पा रहा है जो 1 घंटे के ट्यूशन में करा पा रहा है। जी जी जी। इसका मतलब टीचर खुद भी नहीं चाहता है कि वो अच्छा पढ़ाए स्कूल में, क्योंकि स्कूल में अगर वो अच्छा पढ़ाएगा तो फायदा 100 के 100 बच्चों को होगा, और ट्यूशन में वो अच्छा पढ़ाएगा तो फायदा केवल उस ट्यूटर, उस टीचर को होगा। जितने उसके पास बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो होगा ही, वो तो उसके बदले में फीस दे रहे हैं। उस टीचर को ज़्यादा होगा, क्योंकि बाहर जो एक बोर्ड लगा है कोचिंग का वो उसका निजी है, और स्कूल का जो बोर्ड लगा है वो उसका निजी नहीं है। ये फ़र्क टीचर के अंदर भी है। वजह इसकी क्या है? हाँ, अब आप मुझसे ये सवाल कह सकते हो कि ऐसा नहीं है सर, टीचर तो यही चाहता है कि बच्चा अच्छे से करे। स्कूल में भी टीचर मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन वो उतनी मेहनत कर रहे हैं जितनी उनको पेमेंट मिल रही है, तनख्वाह मिल रही है। स्कूल के टीचर्स की तनख्वाह ही नहीं है, स्कूल के टीचर को तनख्वाह दे नहीं रहे हैं लोग। ऐसा समझ रहे हैं कि स्कूल के टीचर को तो फ्री में पढ़वा लो। नहीं भाई, वो आपके बच्चों को पढ़ा रहा है। कि स्कूल में 2-2, 3-3 हज़ार बच्चे हैं, उनको पढ़ाने के लिए क्या है? टीचर ही तो है आपके पास। टीचर को आपने 10-10, 12-12 हज़ार रुपये दे रहे हैं महीने के। आप 12,000 रुपये महीना मतलब 400 रुपये रोज़। इससे ज़्यादा मजदूर कमा रहा है, इससे ज़्यादा बेलदार कमा रहा है, इससे ज़्यादा ठेले वाला कमा रहा है, इससे ज़्यादा अनपढ़ आदमी कमा रहा है। तो अब अनपढ़ आदमी के बराबर की तनख्वाह आप किसी टीचर को दोगे, वो उतनी मेहनत थोड़ी करेगा कि वो 1 लाख रुपए महीना के हिसाब से आपको पढ़ाएगा। नहीं पढ़ाएगा। 12,000 रुपये तुम महीना टीचर को दोगे, 15,000 रुपये महीना तुम टीचर को दोगे, फिर वो कैसा पढ़ाएगा? 12,000 का ही पढ़ाएगा, 15,000 का ही पढ़ाएगा। इसलिए टीचर की भी मजबूरी हो गई है कि वो ट्यूशन सेंटर खोले, कोचिंग सेंटर खोले और कोचिंग में बच्चों को पढ़ाए। भाई वही टीचर जो स्कूल में हज़ारों बच्चों को पढ़ा रहा है, उसके ट्यूशन में 50 बच्चे हैं और एक बच्चे से वो 1,000 रुपये ले रहा है, और 1 घंटे अगर वो पढ़ा रहा है अपने घर पे 50 बच्चों को, उस 1 घंटे के उसे महीने में कितने पैसे मिल गए? 50,000। और स्कूल में 6 घंटे पढ़ाने के कितने मिल रहे हैं? 15,000 रुपये, 12,000, 15,000 रुपये। तो 15,000, 12,000 में वो क्यों अच्छा पढ़ाएगा? और सोचो अगर वो घर पे 4 घंटे पढ़ा ले, तो अगर वो घर पे 4 घंटे पढ़ा ले तो उसके महीने की इनकम होगी, आमदनी होगी उसकी 2 लाख रुपए। जी जी। स्कूल में केवल टीचर इसलिए जा रहे हैं बस कि स्कूल की जो पॉपुलेशन है वो उनके घर ट्यूशन पढ़ने आ जाए। इसके अलावा स्कूल जाने का मकसद टीचर का है ही नहीं। जी जी। और ना ही, सही बताऊं,
टीचर को स्कूल जाने की अब आवश्यकता भी नहीं है जी, क्योंकि वो जितना पढ़ाना है उसको ट्यूशन में ही पढ़ाएंगे, वो स्कूल में पढ़ाएंगे ही नहीं। जी। अब क्योंकि बच्चे भी क्या कहते हैं, ठीक है जो हो रहा है चल रहा है, बच्चों को इजी टू अवेलेबल चीज़ें हो गई हैं। बच्चों को ये पता है कि इसने, मेरी सहेली ने, इसने मेरे दोस्त ने, इसने मेरे मित्र ने ट्यूशन लगाया तो मैं भी लगाऊंगा, मैं भी लगाऊंगी। ट्यूशन उनके माइंड में कंपलसरी हो गया है। ये देखो, अच्छा पहली क्लास के बच्चे को आप क्या ही ट्यूशन पढ़ाएंगे? पहली क्लास के बच्चे को कैसे ट्यूशन पढ़ा लेंगे आप, जब वो 6 घंटे स्कूल में पढ़ के आ रहा है? ट्यूशन पढ़ाने की जरूरत क्या है पहली क्लास के बच्चे को? जी, जी। लेकिन नर्सरी, LKG, UKG के बाद जो पहली क्लास, फर्स्ट क्लास में आपका बच्चा पहुंचा, उसको भी ट्यूशन पढ़ाने की जरूरत पड़ रही है। उसको ट्यूशन पढ़ाने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि पता है, आपको खुद को पता है कि स्कूलों में अच्छा नहीं पढ़ाया जा रहा है। जी, जी। लेकिन आपकी मजबूरी है बच्चों को स्कूल में डालना, क्योंकि जो वो वहां से मार्कशीट मिलेगी वो 12वीं के बाद, उसकी वैल्यू है। आप अच्छे से जानते हो, आपकी जो डिग्री है, आपकी जो मार्कशीट है, वो केवल इस बात का सबूत है कि आपने कितना खर्चा किया है आपके बच्चे की पढ़ाई के ऊपर। उसकी रसीद है वो डिग्री, वो मार्कशीट। जी। आपका बच्चा कितना पढ़ा है इस बात का सबूत तो उसका जो बिहेवियर है, उसका जो कैरेक्टर है, उसकी जो एजुकेशन है, उसका जो लोगों के प्रति व्यवहार है, वो बताता है कि आपने कितना खर्चा किया है। सही बात ये है, आपकी डिग्री, आपकी मार्कशीट तो रसीदें हैं केवल उन खर्चों की जो आपने पेमेंट की है अपने बच्चों की स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई में। सही बात है जी। तो आपको मेरी इस बात का जवाब मिल गया होगा कि स्कूलों में पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है। इसलिए नहीं, क्योंकि स्कूल अपने आप में एक बिजनेस है। अब जब आपकी प्राथमिकता ही पैसा कमाना है, पढ़ाई क्यों ही होगी? सही बात, क्यों होगी पढ़ाई? क्योंकि हम, आप भी हैं, हम भी हैं, और हम तो शायद नहीं तब भी ट्यूशन ही लिए थे जी। आजकल की जो नए नए बच्चे हैं, मैं अपनी लाइफ में ट्यूशन पढ़ा हूँ 2 महीने जी। 2 महीने में ट्यूशन पढ़ा हूँ, वो भी केवल किस लिए, मेरे दोस्त पढ़ रहे थे मैं भी पढ़ लेता हूँ। मुझे लगा कि ट्यूशन में मुझे कुछ फायदा हो ही नहीं रहा है, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं सेल्फ स्टडी कर लेता हूँ घर। जी जी। तो मैं पढ़ नहीं पाया फिर ट्यूशन में, इसलिए मैंने ट्यूशन भी छोड़ दिया। गाँव से शहर जाना, आधा घंटा 1 घंटा पहले घर से निकलना, फिर 1 घंटे का ट्यूशन पढ़ना, फिर 1 घंटा घर वापस आने में लगाना जी। भाई 12-15 किलोमीटर आप शहर जाएंगे पढ़ने तो 1 घंटा जाने में चाहिए, 1 घंटा आने में चाहिए। भाई हमारे समय पे बाइक हमारे पास नहीं होती थी, तो कैसे जाते थे? ऑटो में चले गए या मिनी बस हुआ करती थी गाँव में, उसमें चले गए। लेकिन वो 3 घंटे लगते थे मेरे 1 घंटे के ट्यूशन को पढ़ने के लिए, मुझे 3 घंटे देने पड़ते थे। 1 घंटा जाने का, 1 आने का, 1 ट्यूशन का जी। तो 3 घंटे में से मैं चाहता था मैं इससे बेहतर घर पढ़ लूँ। घर पे मैं 1.5 घंटा पढ़ लेता था, तो मेरा 1.5 घंटा बचता था, उसको मैं खेलने में गुजारता था। सही बात है। तो आजकल खेल कूद तो रही नहीं है, फिजिकल गेम्स खत्म हो गए हैं। ये वही फिर मैं कह रहा हूँ, घूम फिर के सारी चीज इस मोबाइल पर आगे हो गई जी जी जी। कि ये जो 6.5 इंच की स्क्रीन है इसने इंसान को गुलाम बना दिया है। जी जी। आप टॉयलेट में भी जाएंगे बगैर मोबाइल के, पॉसिबल नहीं है कि आप चले जाएं। भाई थोड़ी सी जो है हास्यास्पद बात है, लेकिन आप बगैर मोबाइल के टॉयलेट जाके देखें जी, आप सही से टॉयलेट भी नहीं हो पाएंगे। जब तक किसी का मैसेज आएगा आपको मैसेज का आंसर देना पड़ेगा। आपको टॉयलेट में बैठे हुए भी ऐसे चाहिए स्क्रीन। तो इंसान इतना गुलाम हो गया है फोन का, बगैर एक हाथ काट दो इंसान का, इंसान जी लेगा। और मोबाइल जी 2 दिन मोबाइल छीन लो, मैं ये कह रहा हूँ ऐसा भी हो सकता है वो आत्महत्या कर ले। बिल्कुल ऐसी नौबत आ गई है, बगैर मोबाइल के इंसान आत्महत्या कर ले। मेरे जीवन का एक जो है अनुभव रहा है, इसी शहर का है। ज़्यादा अगर डीपली जाऊंगा तो फिर मुझे पता है कल को वही उसका परिवार ये वीडियो ना देख ले तो हो सकता है मेरे ऊपर कमेंटबाजी आ जाए। मैं इनडायरेक्टली बताना चाहूँगा, हमारे ही एक अनुभव रहा है इसी शहर का। एक बच्चे ने अपने पापा को ये कहा, पापा मेरे को मोबाइल लेके दे दो। लॉकडाउन की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 2021 वाले सेकंड वाले लॉकडाउन की। पापा मेरे को मोबाइल खरीद दो। ये कितने का है? 15,000 रुपये का। अच्छा बेटा कल खरीद के दे देंगे, आज मैं पैसे ले आऊँगा। लॉकडाउन में सबकी जो है कैपेबिलिटीज नहीं थी कि एकदम से खरीद दें, और लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा था, उन्हीं दिनों की बात है। अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3 ऐसा कुछ चल रहा था, है ना। तो उन्होंने कहा कल ले लेंगे। नहीं मेरे को अभी चाहिए। ठीक है बेटा मैं आपको सुबह सुबह ले दूंगा, कल सैटरडे है कल ले दूंगा, आज फ्राइडे है तो अब शाम हो गई है, कल सुबह सुबह लेने चलेंगे दोनों। नहीं मेरे को अभी चाहिए, कि बेटा सुबह ले देंगे। अच्छा ठीक है। घर जाके कमरे में बंद होके फांसी लगा ली। अच्छा बच्चे की उम्र 12 और 13 साल। 12-13 साल का बच्चा, मोबाइल ना मिलने पर आत्महत्या। पापा ये कह रहे हैं कि कल दिला दूंगा सुबह, आज की रात तो गुजार ले। इतना भी पेशेंस नहीं है। सही बात है। बहुत ज़्यादा ये आई रहा तो आई थिंक
हमारा समाज और कहीं होगा जो आज है, उससे हमें ही खुद देखना पड़ेगा कि कहाँ बुरा समय तो भी आया नहीं है, बुरा समय तो भी आने वाला है। आप उस माँ से पूछे जिसकी कोख से वो जन्मा था, सही बात, उसको कितना दर्द हुआ होगा जब उसने उसकी वो उधड़ी हुई बॉडी देखी होगी। ये मेरा बेटा एक 10-15 हज़ार रुपए के मोबाइल के ऊपर, और जिंदगी भर उसकी माँ उसके पिता को माफ नहीं कर पाएगी जी, क्योंकि सीधा जो जा रहा है आरोप किस तरफ जा रहा है कि तुमने अपने बेटे को लेके नहीं दिया है मोबाइल, इसलिए तुम्हारा बेटा मर गया है। और वो बाप अपने आप को कोसता कोसता मर जाएगा एक दिन कि मेरी गलती है, मैं अपने बेटे को मोबाइल भी नहीं लेके दे पाया, वो मेरी वजह से मर गया। और इसमें गलती किसकी है? उस समाज के, उस दोस्तों की जिनके पास उस उम्र में सबके पास मोबाइल था, उसके पास नहीं था जी। यहाँ से ये चीज़ें शुरुआत है। अभी मैं आपको सही बता रहा हूँ, अभी हम बुरे दौर में आए नहीं हैं, बुरा दौर तो आने वाला है, अभी आया नहीं है। वो दिन दूर नहीं है जब आप पब्लिक हो जाएंगे पूरे प्रॉपर। अभी भी कुछ लोग ऐसे बचे हैं जो पब्लिकल नहीं है जी, जिनका जीवन, व्यक्तिगत जीवन जो है वो व्यक्तिगत ही है, ऐसे भी अभी भी लोग बाकी हैं। लेकिन जब ये वो जनरेशन चली जाएगी, आप खुद देख लीजिए भाई, आजकल के समाज में कितने लोग ऐसे हैं जो अपने घर के बुजुर्गों और बूढ़े और बुढ़िया के साथ रहना पसंद कर रहे हैं। सही बात है। आप खुद नहीं रह रहे हैं, मैं खुद नहीं रह पा रहा हूँ, कमाने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। मैं 500 किलोमीटर दूर से आके यहाँ बैठा हूँ, कमाने के लिए तो आके बैठा हूँ। सही बात है। तो मैं इस शहर में कमा रहा हूँ, माँ बाप को छोड़ के तो आना पड़ा ना मेरे को। तो माँ बाप की संगत कहाँ से आएगी फिर मेरे अंदर? जब मैं माँ बाप के साथ रह नहीं पा रहा हूँ, तो मैं रह नहीं पा रहा हूँ, तो मेरे अंदर माँ बाप के विचार भी नहीं आएंगे। हाँ, मैं एक उम्र का ज़्यादा हिस्सा माँ बाप के साथ गुजार के आया हूँ, मेरे अंदर वो विचार है, तो शायद मेरी लास्ट जनरेशन है जो मेरे अंदर मेरे माँ बाप के विचार हैं। सही बात है। आगे की जनरेशन तो सो कॉल्ड लग्जरी लाइफ दिखाने के चक्कर में, वो अमीर बनने के चक्कर में अपनी असलियत खो बैठ रही है। सही बात है। तो लास्ट क्वेश्चन सर आपसे मेरा, आईटीसी क्या करना चाहती है समाज में? आईटीसी लर्निंग ग्रुप जो है जी, समाज में जो मेन मकसद है इनका ये है कि हम हर घर कंप्यूटर पहुंचा दें। हर घर कंप्यूटर पहुंचाने से मतलब मेरा ये है कि हमारे समाज के हर एक घर का हर एक बच्चा, और केवल स्टूडेंट ही नहीं, माता पिता, दादा दादी भी हो, इवन वो भी कंप्यूटर से अवगत हो जाए, कंप्यूटर को चलाना जान लें। क्योंकि ऐसा ना हो कि केवल बच्चे जानते हैं और वो अपने माता पिता का ही बेवकूफ़ बना रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कंप्यूटर में क्या चल रहा है, और माँ बाप को मालूम ही नहीं है, और बस ये पता है कि कंप्यूटर में बैठा है तो पढ़ाई कर रहा होगा। नहीं, ये नहीं, केवल माँ बाप, दादा दादी, बेटा बेटी, पोता पोती, हर एक आदमी, हर एक घर का, इस पूरे शहर का हम चाहते हैं कि घर घर कंप्यूटर पहुंच जाए। और ऐसे ही पूरे देश में यही सपना है हमारे सीईओ सर मिस्टर सचिन सोम जी का कि हर घर कंप्यूटर और हर घर शिक्षा, यही सपना है उनका। और मात्र 350, 400, 450 रुपये महीना की फीस में, बहुत बढ़िया, वो भी एयर कंडीशनड कैंपस, एसी से भरा कैंपस, कैमरे लगे हुए, और हर एक बच्चा एक एक कंप्यूटर में बैठता है। हमारे यहाँ 100 कंप्यूटर की लैब हमारे यहाँ बनी हुई है, 50 कंप्यूटर की लैब हमारे यहाँ बनी हुई है। कुछ शहरों में 50 कंप्यूटर की है, कुछ शहरों में 60 कंप्यूटर की, कुछ शहरों में 80 कंप्यूटर की लैब है हमारे यहाँ। और वही सुविधा हम दे रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज पे काम करा रहे हैं बच्चों को, ताकि गरीब से गरीब घर का बच्चा पढ़ ले। मैं फिर इस बात पे अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि अगर आप थाली में रख के खाना खा रहे हैं और आप पढ़ा नहीं पा रहे हैं अपने बच्चे को, मैं ये कह रहा हूँ रोटी हाथ में रख के खा लें और थाली बेच दें, उस पैसे से बच्चे को पढ़ा लें, लेकिन बच्चों को आप पढ़ा लें और आप पढ़ा लें। पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं बचा है। आपको पहनने के लिए कपड़े भी कोई और दे देगा, आपको खाने के लिए खाना भी कोई और दे देगा, लेकिन आपको पढ़ाई कोई नहीं देगा। सही है, बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि अगर आप सब पढ़ लिए तो आप मांगेंगे अपना हक। सही है। और देखो, मैं ये बता दे रहा हूँ, आपकी एजुकेशन आपको भले ही रोटी ना दे, आपकी एजुकेशन भले ही आपको आपका खाना ना दे, लेकिन आपकी एजुकेशन आपको ये ज़रूर बता देगी कि आपके हिस्से की रोटी खा कौन रहा है। सही बात। हलक से निकाल लाएंगे उसकी रोटी को हम, अपने हक की रोटी को, जो हमारे हक की रोटी खा रहा है उसके हलक से निकाल लाएंगे। अब चाहे उसके लिए हमें पढ़ाई करने के लिए अपना घर बेचना पड़े, अपनी प्लेट हाथ की बेचनी पड़े, अपने आप को बेचना पड़े, बेच दो, अपने बच्चों को पढ़ा दो, यही मेरा कहना है। बहुत बढ़िया। आपके कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं? हम जो कोर्स कराते हैं वो एक्चुअली 15 महीने का कोर्स कराते हैं। ADIT कोर्स का नाम है, इसका पूरा नाम है एडवांस डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें हम फंडामेंटल कराते हैं सबसे पहले कंप्यूटर का, कि कंप्यूटर क्या है, हमें क्यों ज़रूरी है कंप्यूटर, जब कंप्यूटर नहीं था तब कैसे काम होता था, अब कैसे काम होता है,
पिछले 20-25 सालों में ज़्यादा बदल गया है कि सारी चीज़ें ही कंप्यूटर पे होने लगी है। आप जाओ किसी बिल्डिंग में, चौकीदार एंट्री कंप्यूटर में कर रहा है। जी जी। आप कहीं भी जाओ, इसका मतलब ये है चौकीदारी से लेकर के इवन ठेल पे भी आपको इस एक बॉक्स लगा हुआ दिखता है कि पेटीएम पर 50 रुपए रिसीव हुए, वो भी सब कंप्यूटराइज्ड है सिस्टम। ये सारी चीज़ें आपके आम जीवन पर फर्क डाल रही हैं आजकल। यहाँ से हम शुरू करते हैं कोर्स को, इसके बाद हम सिखाते हैं ऑफिस ऑटोमेशन। इस पूरी दुनिया में जितने भी ऑफिस हैं, सरकारी ऑफिस हो या प्राइवेट ऑफिस हो, इनमें काम कैसे करवाया जाता है इसकी ट्रेनिंग देते हैं। कंप्यूटर तो हम सिखाते ही हैं, ये भी सिखाते हैं कि काम कैसे करते हैं। भाई आपने कंप्यूटर आपको सीख लिया, लेकिन कहीं आपको ये नहीं पता काम कैसे करते हैं, कोई आदमी जॉब पे आपको क्यों रखेगा? जी जी। तो हम ये भी सिखाते हैं कि काम कैसे करते हैं। तो आपको कंप्यूटर के अलावा हम ये भी सिखाएंगे कि ऑफिसों में काम कैसे करवाया जाता है, चाहे किसी स्कूल का ऑफिस हो या फिर किसी कॉलेज का ऑफिस हो, किसी कॉल सेंटर का ऑफिस हो, किसी कंपनी का ऑफिस हो, इन सब जगह कंप्यूटर रखे हुए हैं। इनमें काम कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम इसमें सिखाते हैं। फिर हम सिखाते हैं डिजाइनिंग। आपने देखा होगा रोड पे बैनर लगे होते हैं, पोस्टर लगे होते हैं, विजिटिंग कार्ड, आई कार्ड, शादी के कार्ड, कपड़ों के डिज़ाइन, मेहंदी के डिज़ाइन, सूट के डिज़ाइन, आप कोई भी चीज़ खरीदे उसके डब्बे पे डिज़ाइन बना हुआ आता है। वो सब कैसे बनते हैं, वो सारे डिज़ाइन बनाने के लिए कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। वो सारी चीज़ें हम 2D और 3D दोनों में सिखाते हैं, कोरेल ड्रॉ में। फिर हम सिखाते हैं एडिटिंग फ़ोटो की। आप किसी फोटो की एडिटिंग, जैसे शादी वगैरह की एल्बम कैसे बनती है, स्टूडियो में जो एल्बम डिज़ाइन कर रहे हैं, भाई एक फोटोग्राफर शादी में आया, फोटो खींच के ले गया, सिंपल एल्बम बड़ी सुंदर सी बना के लाता है, वो प्यारी सी, कैसे वो एडिटिंग कर पा रहा है, तो ये सिखाते हैं हम इसमें। इसके बाद हम सिखाते हैं कोडिंग एक वर्ड लॉकडाउन के बाद से थोड़ा सा ज़्यादा प्रचलन में है, हालांकि बहुत पहले से प्रोग्रामिंग और कोडिंग वर्ड चल रहा है, लॉकडाउन के बाद से थोड़ा सा ज़्यादा चलन में आया है शब्द। हम इसमें लैंग्वेजेस सिखाते हैं, कोडिंग में HTML सिखाते हैं, इंटरनेट की जो वेबसाइट और वेब पेज बनते हैं, जो भी चीज़ आप इंटरनेट पे ढूंढ रहे हैं वो एक पेज के रूप में आ रही है, वो पेज कैसे बनता है ये सिखाते हैं इससे, HTML और CSS से। पाइथन लैंग्वेज सिखाते हैं, गेम वगैरह की कोडिंग सिखाते हैं, नए डिस्प्लेस पे जो चीज़ बन रही है, मॉडल्स बन रहे हैं, वो पाइथन से हम उसको मशीन में डाल के सिखाते हैं। रोबोटिक्स कराते हैं हम, आर्डुइनो पे काम कराते हैं, ट्रबल शूटिंग कराते हैं हम। लैपटॉप और कंप्यूटर अगर ख़राब हो जाए तो आप खुद ही सही कर लो, किसी दुकानदार के पास जाना ही ना पड़े आपको, ये सिखाते हैं हम। फिर हम सिखाते हैं टैली और अकाउंटिंग, GST के साथ पूरा सिखाते हैं कि कंप्यूटर से आप बिल कैसे बनाएं, टैली में कितना सामान दुकान पे आया या बिका, छोटी सी दुकान हो, बड़ा शोरूम हो, बड़ी कंपनी हो, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हो या सबसे छोटी कंपनी हो, हज़ारों का काम हो, लाखों करोड़ों अरबों का काम हो, सारा हिसाब किताब कैसे रखते हैं, वाउचर कैसे बनाते हैं, पेरोल कैसे करते हैं मेंटेन, स्टॉक मेंटेन कैसे करते हैं, इन्वेंट्री कैसे करते हैं मेंटेन, ये सारी चीज़ें हम इसमें सिखाते हैं। ये तो है कंप्यूटर हम जो सिखाते हैं। इसके अलावा मोटिवेशनल क्लास कराते हैं, मिस्टर सचिन सोम सर जो ITC LG के CEO हैं, मैंने आपको बताया, वो कराते हैं हर महीने, हर ब्रांच में ऑल ओवर इंडिया में जितनी है, वो मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं कि कामयाबी कैसे पाएँ, कैसे पढ़ें, कैसे सीखें, और कामयाबी पाना इस दुनिया का सबसे आसान काम है, ये उनका प्राइमरी डायलॉग है। और इसके अलावा हम बेसिक और भी चीज़ें सिखाते हैं कंप्यूटर के अलावा कि आम जीवन में कैसे अपने आप को ढालें, कैसे बुरी चीज़ों से बचें, कैसे अच्छे रास्ते पर चलें, ये सारी चीज़ें हम कोर्स के साथ पढ़ाते हैं। और हम कराते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हम क्या कराते हैं, एक 50 लोगों का ग्रुप बनाया, सामने बच्चों को बैठाया, किसी एक बच्चे को खड़ा कर दिया और एक टॉपिक दे दिया कि भाई बोलो, इस टॉपिक पे बोलो जी। तो कई बार लोगों के पैर कांपते हैं चढ़ते हुए, बोल लड़खड़ाते हैं, पसीना आ रहा होता है, तो वो बोलने की क्षमता कैसे बढ़ाई जाती है, इंटरव्यू में बात कैसे करते हैं, बोलते कैसे, ये सारी चीज़ें हम सिखाते हैं क्लासेस में। इसे हमने नाम दिया है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी कि व्यक्तित्व का विकास। तो व्यक्तित्व का विकास कैसे करें ये भी हम सिखाते हैं बच्चों को, ताकि बच्चा हमारे यहाँ से जब निकले तो वो पास आउट तो हो ही, लेकिन पास आउट होने के बाद कम से कम उसे ये एहसास हो कि हाँ मैं जैसा आया था आज से 15 महीने पहले, उसके बाद बहुत बदलाव मेरे अंदर आए हैं, इसलिए मैं जा रहा हूँ। पास आउट का मतलब वो ये ना सोचे कि मैं 100 में से 40 नंबर ले आया तो मैं पास हो गया हूँ, नहीं, हमारे यहाँ टारगेट ही नहीं है। आप हमारे किसी भी बच्चे को पकड़ना और कहना कि आप पास हो जाएंगे ITC में या नहीं, तो उसके अंदर ये भावना ही नहीं आएगी कि 100 में से 40 नंबर लाने हैं उसके अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे से आने के लिए, इतनी चर्चा करने के लिए। मैं हूँ आपका कि आपने मुझ जैसे आदमी को मौका दिया कि मैं अपनी बात रख भी पाऊँ, विचार रख भी पाऊँ। जी जी। तो मेरा खुद का विचार ये है कि अपने जो है विचारों को रखना चाहिए समाज के सामने। ये बात की बात है, समाज आपके विचारों को पसंद करता है कि नहीं करता है, कम से कम आपको इतनी तसल्ली हो कि आपने समाज में वो बातें फैलाने की कोशिश की है जिसकी समाज को ज़रूरत है, आपने कोई गलत चीज़ फैलाने की कोशिश नहीं की है। ठीक है, मुझे पता है मैं उस गिलहरी की तरह हूँ कि आग जल रही है और मैं जाके पूंछ से समंदर में से पानी भर रहा हूँ और छिड़क रहा हूँ उस आग में, और कोई बंदर आके मुझे कहने लगे कि तेरी छोटी सी पूंछ से क्या होगा,
ये आग बुझ तो नहीं जाएगी। तो मैं तो उस गिलहरी की तरह ही हूँ कि कम से कम जब मरने के बाद मेरा नाम लिखा जाए इतिहास में, आग बुझाने वालों में लिखा जाए, आग लगाने वालों में ना लिखा जाए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार सर।